अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर आईसीसी T20 मेंस वर्ल्ड कप स्पेशल। आज लीग स्टेजेस का बाय द वे आखिरी मैच खेला जाने वाला है। हम ऑस्ट्रेलियावी टीम को आखिरी बार एक्शन में देखेंगे 2026 के वर्ल्ड कप में। इसके बाद वो अपने घरों को रवाना हो जाएंगे और पाकिस्तान ने जबकि सुपर 8 मरहले का अपना पहला मैच कल न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ खेलना है। और न्यूजीलैंड की अगर हम अभी तक के सफ़र की बात करें तो न्यूजीलैंड ने भी 4 मैचेस खेले हैं, 3 में कामयाबी हासिल की है, एक में उनको शिकस्त हुई है और वो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट थी। साउथ अफ्रीका इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द सुपर 8 और फिर यहाँ से ऑब्वियसली सेमीफाइनलिस्ट का फैसला होगा। राइट, द नेक्स्ट पर पिन के लिए आज हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक कप्तान और टेस्ट क्रिकेटर राशिद लतीफ़ साहब, टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद आमिर हमारे साथ मौजूद है, टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद भी हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद लतीफ़ से हज़ मामूल हम डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। राशिद भाई, न्यूजीलैंड अगेन जिस तरह पाकिस्तान ने एक मैच हारा है, 3 मैचेस में कामयाबी हासिल की है, उनको भी एक मैच में शिकस्त हुई थी और वो साउथ अफ्रीका के हाथों थी। वो वाहिद मैच था जिसमें न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग की थी, चेज़ नहीं किया था, बाकी सारे मैचेस में चेज़ किया है और उसके बावजूद भी जितनी भी टीमों को उन्होंने शिकस्त दी सब उनके खिलाफ 170 से ज़ायद बनाने में कामयाब हुए हैं। आपको लगता है कहीं ना कहीं बॉलिंग में लूप होल है उनके? जी दानिश, जैसे कल आमिर ने भी कहा था कि बॉलिंग थोड़ी सी वीक लग रही है, रन देते हैं तो थोड़ी लेंथ का नहीं पता चलता। जब नए कंट्री में जाते हैं लेंथ का नहीं पता चल रहा होता कहाँ पे पिच करनी है। मोस्टली रिलाय अपने पेसर्स पे करते हैं, नो डाउट स्पिनर्स भी हैं लेकिन पेसर्स पे करते हैं। और सबका इकॉनमी रेट देखेंगे 8 नहीं 9 एंड 10 प्लस होगा, जो कि नजर आ रहा है कि इनकी बॉलिंग वीक है। हम हमेशा बोलते हैं पाकिस्तान बैटिंग पहले कर रहे हैं, लेकिन न्यूजीलैंड वही टीम है जिसके खिलाफ दूसरी बैटिंग करके भी जीत सकती है, क्योंकि इनकी बैटिंग स्ट्रांग है। हर एक का स्ट्राइक रेट और एवरेज 40 से प्लस होगा और स्ट्राइक रेट 150 से प्लस होगा। ये एक टीम है जो कि पूरी तैयारी से आई है, लेकिन शायद कहीं पे पेसर्स पे रन ज्यादा कंसीड कर रहे हैं। और टीम इनकी अच्छी है, फिन एलन, टिम साइफर्ट, रविंद्रा, ये सारे प्लेयर अगर आप देखते हैं तो बहुत आउटस्टैंडिंग प्लेयर रहे हैं। और मेरे ख्याल से अच्छा चांस है पाकिस्तान को। हम सेकंड राउंड में आ गए और ये सुपर 8 खेल रहे हैं, तो यहाँ पे बड़ा अच्छा चांस है कि ये पहला मैच जीत के अपनी एक जीत का आगाज शुरू करें सुपर 8। लेट्स नॉट फॉरगेट ये मैच प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाने वाला है, जहाँ पर पहले बैटिंग करने वालों को फ़ायदा होता है। अगेन हम आगे चल के बात करेंगे कि पहले बैटिंग करनी चाहिए, बॉलिंग करनी चाहिए, वो आपके हाथ में भी नहीं होता, ऑब्वियसली टॉस पे मैसर है। बट सिकू भाई, अगर हम इनकी बॉलिंग की बात करें तो स्पिनर्स का एक फुकदान इनका नज़र आता है, ख़ासतौर पर अगर आप इंडियन कंडीशन में खेल रहे हैं तो ठीक है, चल जाता है कि आप पेसर्स से करा लेते हैं, एक आध टेम्प्रेरी या स्पिनर को यूज़ कर लेते हैं। बट श्रीलंकन कंडीशन में आपको ज़रूरी होता है कि आपके पास एटलीस्ट 1 या 2 स्पिनर्स हों प्रॉपर, जो प्रेशर एक्सर्ट कर सकें। पाकिस्तान के पास तो बहुत ज़्यादा हैं। न्यूजीलैंड के ना, तो हम देखें न्यूजीलैंड चारों में टॉस हारा है। तो जो अभी मैं देख रहा था कि सब ने खुद चूज़ किया है कि पहले बैटिंग करें, सिर्फ साउथ अफ्रीका ने उनको पहले बैटिंग कराया। अब बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखने कि वो जो अभी ये बात हो रही है ना कि हमें वो चेस करना पसंद करते हैं। अगर वो टॉस जीत गए तो यू नेवर नो, दे लाइक टू चेस। जैसे राशिद ने बताया, मैं भी ये देख रहा था, उनकी बॉलिंग का जितनों का भी इकॉनमी है वो 8 से कम है ही नहीं किसी का, सबका बहुत हैवी है। बॉलिंग में उनके पास एक रविंद्रा जो है, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है, सेंटनर आई थिंक कि ही इज़ अनफिट, और मैककॉन्ची एक लड़का खेला है जो राइट आर्म ऑफ स्पिनर है। अब ये बिल्कुल ही नया बच्चा है, तो उनके पास स्पिनर्स का तो फुकदान है। सीमर्स हैं, सीमर्स में भी फर्गूसन जो है क्विक है, जिसको आप कह सकते हैं तिखा है। बाकी जो है मीडियम पेस हैं, उन पिचों के ऊपर जो है बल्ले पर उन गेंदें आती हैं। अब देखना ये कि हमारे बैट्समैन उसको किस तरह हैंडल करते हैं, और हमारे स्पिनर्स मैं समझता हूँ कि वहाँ पर काफ़ी लगता है कि डोमिनेट करेंगे। मगर मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा आगा साहब से कि दोनों सीमर से बॉल कराएं। जब आप उससे भी कराते हैं ना, एक ओवर कराए तो एक क्या नाम है उसका, फ़हीम से जब एक बॉल आपने करा दी, एक ओवर कराया, तो बीच में आखिरी में आके उस्मान तारिक को ना रखें कि वो कहीं उसको लपेटे में आ गए, उसका कॉन्फिडेंस ख़राब हो सकता है। लेट्स होल्ड दैट थॉट। हम पाकिस्तान पे आगे चल के बात करेंगे। हम थ्रू आउट द वर्ल्ड कप पाकिस्तान को डिस्कस करते आ रहे हैं, पाकिस्तानी कॉम्बिनेशन को डिस्कस करते आ रहे हैं, बट न्यूजीलैंड को क्लोजली वॉच करना इस वक्त आमिर हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। ख़ासतौर पर इनका जो बॉलिंग अटैक है, अगैन देयर इज़ अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस देयर। फर्गसन है, हेनरी है, जो मिनीशा मेकर से हम देखते आ रहे हैं, बट स्पिन बॉलिंग ऑप्शन शायद कम नज़र आते हैं। और फिर इनके पेसर्स ने भी इतनी विकेट्स ली नहीं है, ऐसा नहीं है कि आउट क्लास कर दिया हो ओपोनेंट्स को। आमिर,
देखिए दानिश भाई, एक तो प्रमदासा की कंडीशंस जो है मैं आपको बताता चलूँ, फास्ट बॉलर को भी सूट करती हैं। और जो इनकी लेंथ है, हेनरी की, इसकी क्या नाम है, जेमिनसन की, ये बहुत अच्छी लेंथ पे बॉल करते हैं। नया बॉल हार्ड लेंथ पे करते हैं। अगर आप पिछले मैच में देखें जो पाकिस्तान इंडिया का हुआ था, तो बुमराह और पांड्या को स्विंग मिला था रात के टाइम। तो ये जो इनके बॉलर हैं, ये दोनों स्विंग बॉलर हैं और दोनों को अच्छी लेंथ से स्विंग करना आता है। तो ये डोंट फॉरगेट कि जो प्रमद आसा का है, ये फास्ट बॉलर्स को भी सूट करता है। तो न्यूजीलैंड के जो दोनों फास्ट बॉलर्स हैं, वो बड़ी अच्छी लेंथ पे, फिर डफी वो T20 का नंबर 1 बॉलर है, तो वो अच्छी लेंथ पे बॉल करता है। तो अगर हल्का सा भी यहाँ पे मिला फास्ट बॉलर को, तो उनको तीनों फास्ट बॉलर्स ऐसे हैं जो नए बॉल से विकेट लेना जानते हैं। तो पहले तो कंसर्न ये होगा कि हमारे बैट्समैन, आपने देखा कि बुमराह का हल्का सा स्विंग हुआ तो हमारे बैट्समैनों ने स्ट्रगल किया, और इनके तीनों स्विंग बॉलर हैं। अगर इनको हल्का सा भी स्विंग मिला तो हमारे बैट्समैनों के लिए मुश्किल हो सकती है। स्पिनर तो बात की बात, ये जो 12 ओवर है, फिर ये देखा जाएगा कि ये हम कैसे टैकल करते हैं। क्योंकि मुझे वो लगता है कि ये तीनों, क्योंकि इंडिया की विकेटें फ्लैट हैं, यस फास्ट बॉलर को बॉल जो है वो बल्ले पे आता है और उनको इतना अच्छा स्विंग नहीं मिल रहा था, लेकिन जो प्रमदासा है ये ऑफर करता है फास्ट बॉलर्स को, और उनके तीनों फास्ट बॉलर्स अच्छे हैं जो नए बॉल से विकेट लेना जानते हैं और डेथ में भी अच्छी बॉलिंग करते हैं। ये कंडीशंस का बहुत बड़ा फ़र्क है अहमद, और जैसे आमिर कह रहे हैं फ़र्क पड़ेगा इंडियन कंडीशंस में और श्रीलंकन कंडीशंस में। पाकिस्तानी टीम वैसे ही थोड़ा सा एप्रीहेंसिव नज़र आती है, जहाँ पर भी आपको ऐसा लगता है कि टैकी पिच है या बारिश हुई हुई है या स्विंग होने वाली है, तो फ़ौरन से हम पहले बॉलिंग कर लेते हैं। आपको लगता है कि ये असरअंदाज होगा कल की डिसीजन मेकिंग में? जी, क्योंकि पाकिस्तान के पास ऐसा ऑप्शन नहीं है फास्ट बॉलिंग के, और अगर पिच के अंदर थोड़ा सा भी जूस मौजूद होता है तो पाकिस्तान तो एक ही फास्ट बॉलर से खेल रहा है। और फहीम अशरफ को भी इसलिए वो 1 ओवर करा दिया क्योंकि हम कह रहे थे, तो उन्होंने कहा यार चलो 1 ओवर तो कराए इसको। तो पाकिस्तान के पास वो कंडीशन को एक्सप्लॉइट करने वाले बॉलर मौजूद नहीं है, और अगर हो गया तो न्यूजीलैंड के पास जरूर मौजूद है। ये आप बात याद रखें। दूसरी बात आप ये देखें कि आपने ना मैच जब जीतते हैं ना दानिश भाई दूसरी ऑपोजिशन से, तो यू गॉट टू मैच देयर एट्रीब्यूट्स। आपको वहां की चीजें मैच करनी है और फायर पावर भी तो मैच करनी है ना। अब आप देखें तो उनके ओपनर्स देखें और उनकी पावर देखें, और हमारी साइड जरा बना, चलो ठीक है। तीसरा चौथे पे उनके फिलिप्स आते हैं, फिलिप्स। आप बाबर आजम के साथ आज के मैच में भी या अगले मैच में जाना पसंद करेंगे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अहमद ज्यादा नहीं, 185 का स्ट्राइक रेट है फिलिप्स का। जी, तो आप हमने तो यही सुना है कि आपने जो है ना टीम के जो एट्रीब्यूट्स है वो मैच कर रहे थे, मैच 5 to 5। अब अगर बाबर आजम को आप दोबारा से चांस देने का सोच रहे हैं विद दिस कॉन्फिडेंस जो उनके अंदर है नंबर 4 के ऊपर, तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये कोई टीम के साथ भी कोई सेम बात है, मुल्क के साथ भी कोई सेम बात है। और देखें जहां तक रही है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि उनको ऊपर ले जाए, उनका अपना ओपिनियन होगा, लेकिन उनको ये बात याद होनी चाहिए कि वो ऊपर से नीचे आए ही परफॉर्मेंस की वजह से थे। उनसे नंबर 1 पे पोजीशन पे परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी, फिर इसी वजह से हमने कोशिश की कि कोई यंगस्टर एडजस्ट हो जाए और साइन की जगह बनाने की कोशिश की, और साइन को लेके आए इसीलिए क्योंकि बाबर से उसने परफॉर्मेंस। फिर नंबर 3 पे भी उनको मौके दिए गए, उन्होंने आके शुरू के अंदर अच्छा खेला, लेकिन जब उनकी फॉर्म चली गई वो बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे थे और स्ट्रगल कर रहे थे। उसी की वजह से तो लोगों ने कहा कि आप इनको ड्रॉप कर दे, निकाल दे। लेकिन ये मैनेजमेंट जो है उनको नंबर 4 पे लेके गई है श्रीलंका में कि वो कंसोलिडेट करेंगे। अब ना तो वो कंसोलिडेट कर पा रहे हैं, ना ही उस तरह की ऐसी कंडीशंस आ रही हैं। पहले 2 मैचेस के अंदर परफेक्ट बैटिंग पोजीशन थे, आप सिचुएशन थी तो वहां पे स्कोर बनाने थे, लेकिन आपके पास फिलिप जैसा कोई जिसका 180-85 का स्ट्राइक रेट और नंबर 4 पे वो मौजूद नहीं है। अब भारत के खिलाफ इस तरह का मैच था कि उनकी जरूरत थी, जल्दी आउट हुए हुए थे, कि जिसलिए उनको रखा है कि वो लंबा जाए, उन्होंने लात रख के टाइमो टाइम मार दी। अब इस तरह तो आप आगे नहीं जा सकते पाकिस्तान की टीम के साथ कि आपके जो जिसलिए आप लेके गए हुए हैं ना तो उस तरह की कंडीशन मिल रही है और ना ही आपका प्लेयर उस तरह खेल रहा है। तो बेहतर है कि आप उनके साथ भी ज्यादती ना करें और आप मुल्क के साथ भी ज्यादती ना करें। आप जबरदस्ती ना करें कि एक प्लेयर को एडजस्ट करने के चक्करों में या उसके लिए आप पूरी की पूरी अपनी वर्ल्ड कप की कैंपेन जो है वो इस तरह की जो है ना कंट्रोवर्शियल कर दें। तो बराए मेहरबानी ये चीज ने देखनी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने कि बेहतर है कि आप फखर को ले आए। पहले आप ये कहते थे कि आपके पास
बेंच मौजूद नहीं है, लेकिन अभी तो आपके पास बेंच भी मौजूद है, फखर जमान भी मौजूद है, उनका लेफ्ट आर्म स्पिनर भी बॉलिंग करता है, फखर लेफ्टी खेलते भी हैं, फखर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ अच्छी बैटिंग करके दिखाई भी हुई है। सो बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट्स हैं फखर जमान के न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, और आपको नंबर 4 पे उसको खिलाना चाहिए। ओके, अगेन पाकिस्तान के इश्यूज पर हम वक्तन फ़वक्तन बात करते आए हैं, चेंजेस पर, प्लेइंग 11 पर, क्या आइडियल कॉम्बिनेशन होना चाहिए, क्या बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए। आई ब्रिंग यू बैक टू द बैटिंग परफॉर्मेंसेज फ्रॉम न्यूजीलैंड, राशिद लतीफ़ साहब, क्योंकि एक तरफ जहां उनके पेसर्स का एक खौफ है, ख़ासतौर पे सीमिंग कंडीशंस में या जहां मूव हो रहा है बॉल, वहाँ उनके बैटर्स जिस स्ट्राइक रेट से खेलते हैं और जिस पॉजिटिव अंदाज में बैट करते हैं वो वाकई में फ्राइटनिंग है। लेट्स हैव द स्टैट्स फॉर द बैटर्स फ्रॉम न्यूजीलैंड। राशिद भाई, ग्लेन फिलिप्स 119 रन बनाए हैं 185 के स्ट्राइक रेट से। टिम साइफर्ड और फिन एलन ओपन करते हैं इनिंग्स, दोनों ने अच्छे रन बनाए, एक ने 173, एक ने 137, एक 167 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है और एक 177 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है। फिर मार्क चैपमैन है, रचिन रविंद्रा हैं, और उसके साथ साथ ऑब्वियसली ग्लेन फिलिप्स की हम बात कर ही रहे थे। दैट्स सम सीरियस बैटिंग टैलेंट राशिद लतीफ़ साहब। ऐसे में ऐसी बैटिंग लाइनअप के खिलाफ क्या आप प्रेफर करेंगे कि वो चेस करें, आप जितना भी टारगेट लगा दें? जी, इसीलिए मैंने कहा था, मैंने जो आपने अभी देख के बताया, मैंने बगैर देख के बता दिया था कि 150 का प्लस स्ट्राइक रेट है। राशिद भाई आप है ना, मैं थोड़ी हूँ। बैटिंग लाइनअप जी जी इस बहस की मजाक कर रहा था। मैं भी इसमें जो बैटिंग जो लाइनअप आपने बताई है, सबसे कमाल जो चीज है इनकी पावर प्ले है। पावर प्ले का अगर हम इसको अलग करेंगे ना, उसमें बेस्ट पावर प्ले में बैटिंग जो की गई है वो न्यूजीलैंड के बैट्समैन ने की है। फिन एलन है और चांस भी देते हैं, लेकिन जब चांस अगर नहीं दिया और ये मैच को बिल्कुल 6 ओवर में डिसाइड कर देते हैं, टिम साइफर्ड हो जाए, फिन एलन हो जाए, उसके बाद आने वाले रचिन रविंद्र थोड़ा सा एग्जीक्यूट करते हैं गेम को, लंबी इनिंग करते हैं, बिल्ड करते हैं इनिंग तो, लेकिन वो भी गुड लेफ्ट हैं जो कि अच्छे स्वीप और रिवर्स स्वीप, बहुत पावरफुल प्लेयर हैं। स्पिनर्स को छक्के खड़े खड़े मार सकते हैं, वो नहीं रीड करते, वो पाँव रख के पावरफुल प्लेयर हैं। उनके फोआर्म बहुत टाइट है, अच्छे हैं, अच्छी स्विंग करते हैं, जिसको कल हम बात कर रहे थे स्लोगर और पावर हिटर की, ये मिक्स है दोनों का। फिर उसके बाद डैरल मिचेल आते हैं, गेम को आखिर तक फिनिश करने की सलाहियत रखते हैं। चैपमैन है, चैपमैन को देखे हुए हैं अपने लेफ्ट हैंडर, तो इनकी पूरी बैटिंग लाइनअप बहुत ही ज्यादा रिलायबल है। उसके बाद सिक्कू भाई ने बात की थी, कोल मैक्सवेल ऐसी नाम है उसका, ऑफ स्पिनर और लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है, वो शायद ट्राई करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि बीच में हमारे लेफ्ट हैंडर्स हैं। अगर हम फखर को खिलाते हैं या साइम अयूब लंबी इनिंग खेलते हैं तो वो ऑफ स्पिनर को शायद बीच में लेके आएंगे। वो भी अच्छे बैट्समैन, बहुत अच्छे हैं, वो भी हमारे खिलाफ भी अच्छी बैटिंग कर चुके हैं एक आध वनडे में। तो उनकी बैटिंग तो ये नजर आ रही है कि बहुत, अगर मिचेल सैंटनर हैं, अगर अनफिट नहीं है खेलते हैं, वो भी बहुत अच्छी हिटिंग करते हैं नीचे डाउन द ऑर्डर आके, तो बैटिंग तो इनकी हो गई। हमने बैटिंग की बात पहले भी यही की थी कि इनकी बैटिंग बहुत सॉलिड है, लेकिन इनका इशू अगर स्विंग नहीं हुई, जो बात कर रहे थे आमिर, स्विंग पे हमें थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं, उनकी बॉलिंग थोड़ी सी ऐसी है कि हम उनके खिलाफ चेज कर सकते हैं। सिक्कू भाई, आपका क्या तज़िया है इनकी बैटिंग लाइनअप पर? बिकॉज आप देखें साउथ अफ्रीका के खिलाफ ये जो मैच हारे हैं उसमें मार्को यानसन ने 4 विकेट्स हासिल की थी। सो अगेन अर्ली ऑन आपके लिए विकेट्स लेना ज़रूरी है। फिर मिड स्टेजेस में महाराज ने ग्लेन फिलिप्स को आउट किया था, वहाँ आप स्पिन का जाल बिछा के इनको तंग कर सकते हैं। इट्स अबाउट हाउ यू कैन प्ले गेम्स एंड convert the situation in your own favor. वही देखना है। देखें वो जिस तरह भी उनके सीमर की बात हुई है ना, कि उनके सीमर हमें तंग करेंगे, तो हमारे स्पिनर्स के बारे में वो ये सोच रहे होंगे, इसलिए कि उनको पता है कि हमारे एक साइड से तो वो मिर्ज़ा है, मिर्ज़ा बेचारा भी नया है, वो इतना एक्सपीरियंस नहीं है। जो सबसे ज़्यादा हमें सेटबैक हुआ है ना, वो शाहीन की जो फिटनेस है उसका सेटबैक है। अगर वो एक्सपीरियंस एक बॉलर होता है ना, तो लोगों के दिल में थोड़ा सा होता है खौफ कि यार ये एक्सपीरियंस है, तो मिर्ज़ा थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस है, और फहीम का तो आपको पता है। तो हमारे स्पिनर्स का जो बैट है ना, वो जो प्रेशर डालेंगे ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है उनके ऊपर, तो वो उसके लिहाज से बात करेंगे। मगर मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा आगा से कि भाई उस्मान तारिक को बीच में आके शुरू में ओवर, क्या ज़रूरी है कि 10 ओवर के बाद गलत बंदे से रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप? हाँ, ये भी सही करो। सॉरी माइक हसन साहब, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ
कि आप जरा अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर लें। इंग्लिश में सिकू भाई, इंग्लिश में उसको उर्दू समझ में आना शुरू हो गई है। No, I'm sure उसको बता दे, Mike, will you please change your strategy? Try to bowl Usman Tariq first 2 overs and then in the end, not try to hold him the last 18 or the 19th over. Please, this is a request. No, mate, we have a plan ready. We're not going to listen to you. If it's a techie, it's a techie. Right, gentlemen, इसी नोट पर हम एक ब्रेक ले लेते हैं। आमिर और अहमद का पॉइंट ऑफ व्यू मैं शामिल करूंगा थोड़ा सा इस कॉन्वर्जेशन में। हम पाकिस्तानी बॉलर्स को भी लेके आएंगे और सलमान मिर्ज़ा के भी जरूर कि कितने इफेक्टिव हो सकते हैं, खासतौर पर प्रेमदासा की कंडीशंस में जहां पर थोड़ा सा शायद और निब मिलता है पेसर्स को। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, डिस्कशन जारी रहेगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लो। ब्रेक पे जाने से पहले हम न्यूजीलैंड की बैटिंग स्ट्रेंथ को डिस्कस कर रहे थे। अगर इस बैटिंग स्ट्रेंथ को निगेट करना है तो पाकिस्तान को किस किस्म का बॉलिंग लाइनअप खिलाना होगा। पिछले मैच में सलमान मिर्ज़ा को टीम में शामिल किया गया था, शाहिन आफरीदी को बाहर बिठाकर। क्या न्यूजीलैंड के खिलाफ भी पाकिस्तानी टीम इस बहादुरी का मुजाहरा करेगी या फिर शाहिन आफरीदी टीम में वापस आने में कामयाब हो जाएंगे? क्या वो फिट हैं? हमारे एक्सपर्ट्स क्या समझते हैं? फ़ौरन बढ़ते हैं आमिर की तरफ, फिर मैं आमिर की तरफ भी जाऊँगा। आमिर, हम बात कर रहे थे कीवीज़ की स्ट्रेंथ की, बैटिंग स्ट्रेंथ की। अगर इनको फंसाना है, ऊपर से विकेट लेनी बहुत ज़रूरी है आपको। यू नीड समवन जो आपको ऊपर से विकेट दिला सके, वरना पावर प्ले में ले जाते हैं आपसे ये मैच दूर। बिल्कुल ऐसे उनके दोनों ओपनर्स की जैसे आपने बात की है, वो बहुत डेंजरस है। वो अगर वो 6 ओवर खेल गए तो समझे 60-70 तो पक्का है, कम अज कम। वो तो खेलते भी ऐसे है ना, हाँ, कि वो तो डर के भी नहीं खेलते ना, वो फिर जिधर आती है उधर मारते हैं। तो वो आप वाली बात ठीक है। आपको जो पावर प्ले में फिर 2 पक्के बॉलर लगाने हैं, क्योंकि वो दोनों पक्के ओपनर हैं जो रन्स करते हैं और वो जो उनके लिए मोमेंटम सेट करते हैं। तो यस, सिकू भाई ने भी जैसे बोला कि 2 फास्ट बॉलर आपके होने चाहिए। और स्पेशली मुझे लगता है नसीम शाह का भी बनता है। एक लेफ्ट हैंड सलमान मिर्जा आपके पास हैं और साथ नसीम आ जाए, एंगल का भी है, फिर स्विंग भी होता है प्रमदासा में, और नसीम भी नए बॉल से स्विंग करते हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आई स्टिल बिलीव कि अगर आपने फहीम को देखे, जब से वो आया इसमें कोई शक नहीं, जहां जहां उसको मौका मिला है उसने परफॉर्म तो किया है, लेकिन अभी तक जिस तरह वो यूज हो रहा है उसकी जगह नहीं बन रही। अगर ऐसे यूज करना है तो फिर अच्छा है कि आप एक प्रॉपर फास्ट बॉलर लेके आए कि आपके पास पता है कि आपके पास 3 स्पिनर भी कंप्लीट है, आपके पास 2 फास्ट बॉलर्स भी कंप्लीट हैं, तो फुल स्ट्रेंथ के साथ जाए। ऐसी टीमों के अगेंस्ट आप आधा तीतर आधा वटेर के साथ नहीं जा सकते, क्योंकि ये बड़ी टीम है, ये आपको स्निफ नहीं देंगे। तो आप प्रॉपर बॉलिंग यूनिट के साथ जाए। नहीं, और हम फहीम अशरफ को साइडलाइन नहीं भी करते, हम उनकी तारीफ भी करते आ रहे हैं। उन्होंने एक अच्छी इनिंग्स खेली थी, वो एज अ बॉलर भी पाकिस्तान को सर्व करते आए। बट यूटिलिटी की बात है ना अहमद, अगर आप उनको नंबर 5 पे बैटिंग करा रहे हैं और फिर आप उनसे 2 से 3 ओवर स्क्वीज इन करा रहे हैं, जरूरत पड़ने पर, समझ में आता है 100 बिस्मिल्लाह बिल्कुल खिलाएं, लेकिन अगर आप उनसे ये यूटिलिटी अवेल नहीं कर रहे हैं, व्हाई नॉट नसीम शाह? एंड इफ यू प्लेइंग नसीम शाह, इज दैट अ गुड आइडिया कंसीडरिंग कि उन्होंने अभी तक 4 मैचेस में कोई भी मैच नहीं खेला है, उससे पहले भी इतने मैचेस खेलते नहीं आ रहे थे, एकदम से वी विल पुट हिम इन डीप वाटर्स और हम उनको बोलेंगे जी डिलीवर करें? ना देखिए, आपने रखा भी तो उनको कोई ऐसी फॉर्म के अंदर तो नहीं थे वो, जब आपने रखा है कि हर मैच में 8 आउट कर रहे थे। तो आपको पता ही है कि उनकी फॉर्म कैसी है कैसी नहीं है। तो उसके बावजूद जो आपके पास बेस्ट रिसोर्सेज थे आप वो अपने ले गए। अब ले गए तो आप खिलाने में अगर आप ये सोचें कि अब नहीं, इफ एंड बट्स वाली क्या बात है। देखें, कुछ चीजें हैं जो हम पहले दिन से बोलते आ रहे हैं कि डेप्थ के अंदर पाकिस्तान को 2 फास्ट बॉलर चाहिए प्रॉपर, ठीक है। उसके बाद हो ये रहा है कि उस्मान तारिक को, क्योंकि डेप्थ के अंदर फास्ट बॉलर मौजूद है, उस्मान तारिक को वो बहुत लेट लेके आ रहा है। आमिर ने भी पिछले दिनों भी बोला था ये बात कि उसकी ये होती है कि चलो वो कवर अप कर दे एक ना लेटर पार्ट में बॉलिंग के अंदर उस्मान तारिक। अब इन बैट्समैनों के अगेंस्ट अगर आप उस्मान तारिक को लेट लेके आएंगे तो वो पहले 9-10 ओवरों के अंदर खाना खराब कर देंगे। वो डैमेज इतना कर देंगे कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर। फिर एक और चीज करने वाली है, वो ये है कि आप इब्रार को बाहर नहीं रख सकते, आपको शादाब को बड़े आराम प्यार से साइड पे करना है और आपने इब्रार को लेके आना है इनके खिलाफ, क्योंकि ये मिस्ट्री स्पिनर्स को अच्छा नहीं खेलते हैं। अहमद, लगता नहीं ऐसा, स्पिनर्स को बहुत मारते हैं। हाँ, ये लेग स्पिनर्स को बहुत, कन्वेंशनल स्पिनर्स को बहुत मारते हैं, बड़ी पिटाई लगाते हैं। वो अहमद लेग स्पिनर ना बॉल खींच भी नहीं सकता है, जाने सुन ले। इन्होंने राशिद की भी पिटाई लगाई है। हाँ, राशिद की भी पिटाई लगाई है अभी। हाँ, लेग स्पिनर ना बॉल जो है ना खींच नहीं सकता है। अबरार तेज बॉल कर सकता है,
इब्रार अपने हाथ से रिसीव कर सकता है, लेकिन लेग स्पिनर की वो गुगली भी समझते हैं, लेग स्पिन भी समझते हैं, और उसके बाद फ्लिपर ऐसा जितना तेज है नहीं, तो उसकी वेरिएशन में वो ज्यादा से ज्यादा ये करेगा कि वो जिस तरह पिछले 2-3 साल से करता आ रहा है, शादाब बाहर भाग जाता है तो वो चौथे, पांचवें, छठवें स्टंप पे भागेगा और वहां से भी वो दूर दूर मारते हैं, पावरफुल प्लेयर है और आपके रन खुल जाए। तो आपको शादाब को आराम से बोल देना है, टाइम है अगर आप चाहते हैं। अगर हैसन नहीं चाहते हैं, अगर सलमान अली अगर नहीं चाहते हैं, तो फिर तो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अबरार नहीं बात बैठते, फिर आपने मिडिल के अंदर एक लेफ्टी लेके आने हैं, वो प्लेयर जिसका प्रेशर हो न्यूजीलैंड के क्रिकेट के ऊपर। अगर आप न्यूजीलैंड प्लेयर से देखेंगे तो वो फखर का प्रेशर लेते हैं, और फखर ने देखें, आप अगर पीछे जाके याद करें तो चंद इनिंग तो है ना जिंदगी के अंदर कि आप फखर की सोच सकते हैं कि हाँ फखर ने खेली हुई है, बाबर की तो वो भी नजर नहीं आ रही। तो लेफ्ट आर्म स्पिनर, क्योंकि सेंटनर बीच में बॉलिंग करते हैं, और फखर मेरे साथ ही खेल रहे थे जब हम न्यूजीलैंड के अंदर थे, और फखर ने उनको 3-4 छिक्के मारते, सेंटनर ऑलमोस्ट पागल हो गया था। तो ये वो टाइम है कि आप बाबर की जगह फखर, शादाब की जगह इब्रार, और नीचे एक ऑलराउंडर की जगह जो है ना आपको एक नसीम शाह को लेके आना है। फिर आपकी एक फॉर्मिडेबल साइड जो है लगती है, जो जाके टक्कर दे सकती है। अदरवाइज जीत आप सकते हैं फिर भी, लेकिन वही कि या अल्लाह रमजान आ गया हमारी मदद कर दे। राशिद भाई, अगेन एक लॉजिकल डिस्कशन तो बनता है इन चेंजेस का, बट ऐसा लग रहा है कि टीम मैनेजमेंट ना अब लॉजिक सुनने के मूड में नहीं है। उन्होंने फैसला कर लिया है कि जी ये हमारा अटू तंग है, ये खेलेंगे टीम में। पिछले मैच में भी हमने देख लिया था। बट मैं आपकी अटेंशन वापस सलमान मिर्ज़ा की तरफ लेके आऊँगा। वो तो खेलते हुए आपको नज़र आ रहे हैं, उनके साथ आपकी नज़र में क्या नसीम शाह की जगह बनती है, और अगर बनती है तो फिर क्या फ़हीम अशरफ की जगह बनती है, क्योंकि अबरार ने भी टीम में वापस आना है किसी एक की जगह? जी, नसीम शाह की जगह बनती है। थोड़ा सा क्विक है, वो स्विंग मिलती है उनको, आउटिंग थोड़ी लेंथ उनकी पीछे न्यू बॉल से होती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा आउट नहीं कर पाते। थोड़ा सा लेंथ आगे हो जाती है इनकी, अभी तक नहीं हो पाई तो, लेकिन पेस है उनके पास, वो थोड़ा रिसीव कर सकते हैं। और ऑप्शन हमारे पास है नहीं, लिमिटेड है। हम लोग 3-4 तो ना बैगेज कैरियर है ना, 3-4 प्लेयर तो आपके पास ऑप्शन 10-11 प्लेयर में क्या बनेगा फिर? शाहीन आपके मेन बॉलर गए थे, वो ड्रॉप हो गए। कुछ 2 प्लेयर आपके ऐसे खेल रहे हैं जो कि प्लेइंग 11 में जगह नहीं बन रही, जैसे बाबर की बात की है। तो आपके पास ऑप्शन है क्या? फ़हीम अशरफ को 1 नंबर पे खिलाते हैं, कभी बैटिंग आ जाएगी तो कर लेंगे, कभी बॉलिंग आ जाएगी तो कर लेंगे, ये माइंडसेट है। वो तो 3 मैच हमारे पीछे बहुत लो ग्रेड टीम के साथ मैचेस हुए हैं, वो हम जीते हैं, और अब जाके सही मुकाबला। अब यहाँ से हमारा टूर्नामेंट स्टार्ट होता है, यहाँ से प्लेइंग 11 आपकी अच्छी होनी चाहिए। शाहीन आपके साथ मौजूद नहीं है, फखर को नीचे लेके आना पड़ेगा, 4 नंबर 5 नंबर जो भी आप डिसाइड करें उसको लेके आना पड़ेगा। लेफ्ट हैंडर अच्छा पावर हिटर है, जैसे हमारे कोलीग ने भी बताया है, तो वो बनते हैं आपके। और फ़हीम अशरफ 9 नंबर पे कतई नहीं बनते। अगर खिलाना है तो प्रॉपर उनको बॉलिंग दी जाए, कम से कम पावर प्ले में 2 ओवर, अदरवाइज उनकी जगह नहीं बनती। नसीम शाह को ही जाना चाहिए। भाई इसमें थोड़ा मैं ऐड करूं। बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल कीजिए। हम फखर की बात तो कर रहे हैं। मैं जितना इनको जानता हूं, अगर इनका फखर प्लान में होता ना तो नमीबिया के खिलाफ ही नाफे को ना खिलाते, ये फखर को खिलाते। ये मैं आपको बता दूं, इन्होंने नाफे को चांस दिया, वरना फखर को बेस्ट चांस था कि आप फखर को चांस दे सकते थे नमीबिया के। तो हमें क्यों लेके गए हैं फखर को फिर? या तो इंजरी है उसको, ये या तो वो इंजरी तो 3 साल से उसके नी में दर्द है ना राशिद भाई, कोई आज से तो नहीं है ना उसके नी में इंजरी आई। तो आपको भी तो पता है सारी चीजों का। नी इंजरी के बावजूद शाहीन को खिला रहे हैं, टूर्नामेंट है, रिटायरमेंट देने लगा, ये कहता नहीं है वो। तो बस अब टाइम आ गया ना, उसको भी टाइम देके देखने, ताकि हमें पता लग जाए कौम को भी कि क्या करना है आगे। सिकू भाई, आपका ओपिनियन रह गया है? ये वाहिद टीम होगी दुनिया की जो बगैर फिटनेस के जो है ना फिटनेस टेस्ट के खेलती है। मतलब मैं तो हैरान हूँ, मैं लिख के थक गया हूँ भाई कि फिटनेस टेस्ट। नहीं, आप शाहीन को तो खिला ही रहे थे ना? नहीं, शाहीन को खिला रहे हैं, वो कह रहे हैं उसके नी में दर्द है, तो भाई उसका फिटनेस टेस्ट हुआ है कि नहीं हुआ? एक उसने बात बोली अहमद ने, जिससे मैं एग्री नहीं करता, कि वो कह रहे हैं बेस्ट रिसोर्सेज, बेस्ट नहीं है अहमद, ये नहीं, तो बेस्ट अवेलेबल, अभी जो बेस्ट है वो ये बहुत है। पूरे पाकिस्तान के क्रिकेटर्स अवेलेबल हैं, मगर उनका जो उनकी जो निगाहें हैं इनके अलावा किसी, अभी वो
कह रहे हैं कि जो 15 बेस्ट आपके पास अवेलेबल है उनकी बात कर अच्छा अभी 15 ओके सर आप देख लीजिएगा कल फहीम फिर भी बाहर नहीं होगा, फहीम खेलेगा। हाँ नहीं, फहीम भी बाहर नहीं होगा, शादाब भी बाहर नहीं होगा, बाबर भी बाहर नहीं होगा, हमारे समझ आ गई है ये बातें। अच्छा हमने एक्सेप्ट कर लिया। नाफे और बाबर में से होगा कोई। अच्छा ये देख लीजिए। मैंने अपने तरफ से टीम बनाई थी कि जी फरहान और फकर को ओपन कराएं, अगर चला तो चांद तक वरना शाम तक, ठीक है। फिर आगा है, फिर नाफे है और उस्मान, ये 5 आपके बैट्समैन हो गए। उसके बाद 2 ऑलराउंडर रखे हैं आप, शादाब और नवाज, ठीक है। अगर आप रखना चाहते हैं फ़हीम को तो रख लें, 8वें नंबर तक बैटिंग ले जाना चाहते हैं तो वो फिर नीचे मिर्ज़ा, उस्मान तारिक और इब्रार। आपको हर हाल में बाबर को ड्रॉप करना चाहिए जब आपको उसको कहीं बैटिंग के लिए नहीं भेज रहे, वो इस काबिल फिर नहीं हो रहा आपने एक ही पेसर को शामिल किया है अभी भी तक एक ही, मगर मैं खुद चाह रहा हूँ कि 2 पेसर हो, मगर वो एक ऐसा एक पेसर है हमारे टीम के अंदर जो खेलता नहीं है। सिक्कू भाई शादाब को जबरदस्ती डाल रहे हैं ना, शादाब की जगह एक तो पेसर भाई उसको आता है खिला ना के यार। आपने परफॉर्मेंस दिलवा दी ना, तो अब वो तो जबरदस्ती थी ना, वो नहीं होती है, ये सबको पता है। हमने बताया क्या कि करें? कैसे लोगों ने परफॉर्मेंस करवाई है। सीकू भाई सलमान मिर्जा भी तो परफॉर्मेंस करके बाहर हुए थे ना। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल सही कह रहे हो। 3 विकेटें ली थी, उसके बाद उसको ड्रॉप कर दिया था। कई लोग हुए हैं इस तरह, मगर वो है ना, देखें हमने आज से महीना पहले से हम सब बात कर रहे थे कि शादाब आए चाहे कुछ हो जाए, वो आएगा चाहे कुछ हो जाए। ये हमने 1 महीना पहले अहमद ने भी कहा, मैंने भी कहा, राशिद ने भी कहा, सब ने कहा। तो अब एक आदमी का इतना लाडला हो तो अब क्या करें? ये पाकिस्तान तो ये मगर टाइम होता है सिक्कू भाई, जब हमें पता लग जाता है कि वो चीजें जो हम कह रहे हैं वो हो गई और ये गलत है, तो फिर हमारा काम ये भी बनता है कि लोगों को बार बार बताते रहे कि ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखो अहमद हो जाए तो लोगों को पता हो कि कौन कल्प्रिट्स है। सही अहमद, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये पाकिस्तान की टीम है। जी, ठीक है, ये पाकिस्तान, हम पाकिस्तान की टीम के कोई फ्रेंचाइज नहीं है, ये मोहल्ले गली की टीम नहीं है, किसी के घर की टीम नहीं है, पाकिस्तान की टीम है। जब इसमें अगर कोई गलती होती है तो पूरे पाकिस्तान को शर्मिंदगी होती है, सारा पाकिस्तान पूछता है। तो हमें इस हिसाब से जो है ना प्रॉपर सिलेक्शन करनी चाहिए। राशिद भाई, मसला ये है ना कि हम जो बात कर रहे हैं, सामने वाला माने भी तो कि गलती हो रही थी, कि गलत बॉलिंग हुई तो थी, वो इंग्लिश तो में बोले ना। हाँ, वो तो इंग्लिश में बोले दानिश भाई। नहीं, मैं पाकिस्तानी प्लेयर की बात कर रहा हूँ। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर उल्टा साबिक क्रिकेटर्स को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बाकायदा उनको टारगेट कर रहे हैं कि आपके जमाने में तो इंडिया से नहीं जीते थे, हमने इंडिया को हराया है। तो मतलब अगर ऐसा माहौल बन जाए राशिद भाई, फिर तो शादाब को क्रेडिट तो दें यार, इतनी करेज है कि उसने बोला कि, और सही है यार, बोलने का हक होना चाहिए सबको, और हमें सहने का हक। सर बोले नहीं, सर बोले न्यूजीलैंड के खिलाफ 4 विकेटें ले लें, 50 रन बना ले, फिर बोले। नहीं, होता क्या है कि परफॉर्मेंस के बाद ना बोलना आसान हो जाता है। वो अच्छी परफॉर्मेंस की, क्योंकि किसी ने परफॉर्म किया हुआ नहीं था नबी भी के खिलाफ आज तक, तो उसने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी और 4 नंबर भी दिया उसको, तो हक तो बनता है। मेरा भी कल मैच है स्कूल टीम के खिलाफ, मैं भी कल परफॉर्म करके आऊंगा और मैं भी बोलूंगा। नहीं, देखिए राशिद भाई, जब आप टूर पे होते हैं ना, एज अ प्लेयर क्रिटिसिज्म होता है। ऑन टूर आपका कोई काम नहीं है कि आप इस तरह की आके स्टेटमेंट्स दें। एज अ प्लेयर हम पे क्रिटिसिज्म होता है, मैं भी खेल रहा होता है, लेकिन ऑन टूर आपका सिर्फ फोकस ये होता है कि मेरा जो आंसर है वो परफॉर्मेंस है। परफॉर्मेंस नहीं कर रहा तो फिर चुप रहे, परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो वो आपका जवाब है। राशिद भाई, ऊपर से बात इतनी सी है कि एक तो आप चोर गेट से आए हो, एक तो आपकी कोई परफॉर्मेंस नहीं हो ना, आप डोमेस्टिक खेले हो, उसके बाद आपको चारों तरफ से परफॉर्मेंस के लिए आपकी जो ना आपको सपोर्ट मिल रही हो, आप यूं आओ, उसके बाद इंजर्ड होके फिर बाहर हो जाओ, कोई रीहैब ना किया हो, ना आपका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिया हो। हसन अली इंजर्ड हुआ, हसन अली से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, शादाब से आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं लिया, तो ये क्या है? अगर आप ये बोल रहे हैं कि ये फेवर नहीं है तो सर ऐसी बात नहीं है। और फिर इस तरह की परफॉर्मेंसेस पे आके यूं करके आईब्रोज ऊपर करके जो बात करना, ये अच्छी नहीं लगती है। आप 90s की टीम की जो बात कर रहे हैं ना, उनकी परफॉर्मेंसेस देखें, मुझे उनके कैरेक्टर से मसले हैं, लेकिन वो प्लेयर इन टीमों से बहुत बड़े थे। वो वर्ल्ड कप के अंदर ठीक है एक आधा मैच हारते रहे, लेकिन उसके आगे पीछे जितनी क्रिकेट खेलते थे, वो पास भी नहीं फड़कने देते थे भारत को। आप उठा के देख ले सारे मैच निकाल के, वो 90 से लेके 92 से लेके अभी तक की आपकी जो क्रिकेट है, उसके बाद फिर आप उनको सिर्फ इसलिए कि उनमें से 2 बैठ के सच बोल रहे हैं, जब तक वो झूठ बोल रहे हैं अभी भी ऑल टुगेदर आपकी जो पूरी टीम है उसको क्रिटिसाइज कर दिया और ये बता दिया कि मैंने बाबर की वजह से जो है ना, एक ने बोल दिया कि मैंने रिटायरमेंट ली है और उसने ट्वीट कर दी कि शादाब को नहीं होना चाहिए, तो अब वो बुरे हो गए।
अब वही जब कल तक शाहिद अफरीदी उसको सपोर्ट कर रहा था शादाब को तो वो अच्छा था। सच अब जैसे उसने सच बोला तो बुरा हो गया। मोहम्मद यूसुफ जब तक इनको खिला रहा था सबको, शादाब को, सकलैन भाई मौजूद थे और ये खिला रहे थे, तब तक ठीक थे। अब जब मोहम्मद यूसुफ ने सच बता दिया कि मुझे इन लोगों की वजह से रिजाइन देना पड़ गया, तो उनको 90 की क्रिकेट याद आ गई। अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, स्पेशली जब आपने करके चले या तो शुरू से आप सच बोल रहे हो ना, तो मसला ये है कि ये आप ही के तो शाखें हैं जो टूट रही हैं। अब बर्दाश्त करें थोड़ा सा, क्या होंगे नहीं। और अब देखिए हर चीज इतनी क्लियर कट हो गई है जेंटलमैन कि अगर आप परफॉर्म करते हैं ना, पता होता है लोगों को कि किस टीम के खिलाफ क्या परफॉर्मेंसेस हो रही हैं, और अगर बड़ी टीम के खिलाफ परफॉर्म किया भी है तो किस स्टेज पे परफॉर्म किया है। ऐसी परफॉर्मेंस तो नहीं है कि आपकी टीम मैच हार गई हो और आपके 50 रन हो। सर दानिश भाई, आज भी जो हमारी इंडिया पे लीड है ना ऑल टुगेदर, अगर आप मैच इकट्ठे करते हैं तो वो 90s की वजह से ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये मैटर करता है सिकू भाई, ये बहुत मैटर करता है कि आपने जो इनिंग्स खेली है या आपकी जो विकेटें हैं, डिड दैट लीड टू अ विन या आप उसमें हारे थे। अगर आपने किसी एक दुनिया के बड़े बॉलर को 2 छक्के लगा दिए और आपकी टीम बुरी तरह से मैच हार गई, तो उन 2 छक्कों का या उन 3 विकेटों का कोई फायदा नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ इम्पैक्ट परफॉर्मेंस होनी चाहिए, उसका एक असर होना चाहिए। जैसे जावेद ने छक्का मारा था, आज तक लोग उसको याद करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। देयर इज हैव टू बी समथिंग लाइक दैट। अब अगर आप नबीबिया, अब बाबर ने नेपाल के खिलाफ 100 किए थे, उसको उस वक्त भी मैं रो रहा था कि भाई आप क्यों खेले, किसी नए बच्चे को खिला देते। नेपाल नहीं, उन मैचेस में तो खेलना बनता है इनका। बस यही तो चक्कर होता है ना हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ जो हमारी जिस टीम का जो हाल हुआ है वो इस वजह से हुआ है कि हमारे किसी एक बहुत बड़े महान क्रिकेटर ने बाबर को कप्तान बनाया था। उसी वक्त मैंने कह दिया था कि ये अगर कप्तान अच्छा नहीं साबित होगा और ये मुझे गलत साबित करे, उसने कभी किसी को बनने नहीं दिया सिवाय अपने, और उनके साथ एक रिजवान था। बाकी जितने बैट्समैन आए किसी को मौका नहीं दिया, कोई नहीं बना। अब भी यही आलम है। अब हम न्यूजीलैंड की तरफ देख रहे हैं कि न्यूजीलैंड के जो कोच हैं वो क्या करते हैं। राशिद भाई बैटिंग का जिक्र कर रहे हैं, सिकू भाई डिस्मल स्टैट्स हैं हमारे बैट्समैन के। लेट्स हैव द स्टैट्स फॉर द बैट्समैन ऑन बोर्ड। सिर्फ साजिदा फरहान है जिन्होंने 220 रन बनाए राशिद भाई, उसके अलावा जो सूरत हाल है किसी के 100 से ऊपर रन नहीं है। राशिद भाई ऐसे कैसे आप कॉन्फिडेंस का इजहार कर सकते हैं अपनी बैटिंग लाइनअप पर? कैसे हम ये सोच लें कि हम चैलेंज कर लेंगे न्यूजीलैंड को? इट नीड्स टू बी अ सरप्राइज। नाइम अयूब की तो एवरेज तो देखें। मैच में हमारी सिर्फ बॉलिंग, स्पिन बॉलिंग बहुत ही जबरदस्त है, पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छी होगी। लेकिन बैटिंग में अगर देखते हैं साहबजादा फरहान टॉप कर रहे हैं, 240 रन है उनकी आईसीसी इवेंट में। इसके अलावा कोई भी बैट्समैन ऐसा नहीं है जिस पे आप रिलाय कर सके। छोटी टीम के खिलाफ परफॉर्मेंस जरूर है, जहाँ प्रेशर पड़ता है, सिचुएशन ऐसी आती है, वहां पे हाथ पांव फूल जाते हैं। हम वो देखने वाला हमारे भी फूल फुला देते हैं ये लोग। तो अगर हम बात कर रहे हैं साइम अय्यूब की, बॉलिंग की वजह से वो खेल रहे हैं इस वक्त। उसके बाद सलमान अली आगा 3 मैचेस में अच्छा खेले, लेकिन इन वर्ल्ड कप में वो फॉर्म दोबारा उनकी वो चली गई। मार देते हैं क्रॉस, जितने भी हैं क्रॉस मारते हैं, प्रॉपर शॉट नहीं मारते। और उसके बाद बाबर को चॉइस नंबर 4 पे, नंबर जो भी नंबर दिया है उस्मान आजा जो पहली बॉल भी वैसे ही खेलता है, आखिरी भी वैसे ही खेलता है, घबराया हुआ लगता है, कॉन्फिडेंस नहीं है उसके ऊपर। उसके बाद शादाब और पीछे आ जाते हैं जो आपके अच्छे मैच विनिंग प्लेयर हैं, बहुत नीचे हैं। नवाज अच्छी बैटिंग कर लेता है और वही मशरफ अच्छी बैटिंग कर लेता है, वो बहुत नीचे हैं। उनको अगर मौके ऐसे कभी मिले होते जिस तरह शादाब को दिए गए, वो बेटर परफॉर्मेंस होते हैं। एक दफा शायद इंडिया के खिलाफ एशिया कप में मोहम्मद नवाज ऊपर गया था, 50 रन किए थे, वो जीत गया था। हमारी बैटिंग काफी वीक है, लेकिन हमें उम्मीद अपनी स्पिन बॉलिंग से। बिल्कुल जी, उम्मीदों का दामन नहीं छोड़ेंगे हम इंशाल्लाह। राशिद लतीफ़ साहब, मोहम्मद आमिर, अहमद शहजाद, इस वक्त शुक्रिया में ज्वाइन करने के लिए। कल पाकिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ प्रेमदासा स्टेडियम में सुपर 8 का पहला मैच खेलने वाला है। बेस्ट ऑफ लक टू टीम पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।